यहाँ पर हालात ये भी हैं कि वफाक के नारवा सलूक के बाद सूबे परेशान है, मईशत का पहिया बैठता जा रहा है, रेमिटेंसेज नीचे से नीचे होती चली जा रही हैं। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक 90 दिनों का एक वो जो है इलेक्शंस के दरमियान का टाइम, वो 90 दिनों का टाइम पूरा होते ही इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक वाज़े अक्सरियत के साथ कहीं बेचने से मना तो नहीं है, या उनको रिटेन करने का मतलब होता है आप रख सकते हैं, रखने का मतलब ये होता है कि वो आपकी मलकियत में आ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क का सियासी टेम्परेचर हाई है इस वक्त। लाहौर यानी जमान पार्क मरकज़ निगाह बना हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज भी मुतअद्दिद सियासी मुलाकातें की हैं। इत्तलात ये हैं कि किसी हद तक ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है कि लिबर्टी चौक पर एक बड़ा पार शो होगा और उस पार शो के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान असम्बलियों के तहलील होने का ऐलान करेंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि तकरीबन 20 तारीख से पहले एग्जैक्ट डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। ये वाले मामलात अपनी जगह पर, लेकिन सबसे अहम बात जो इस वक्त मुल्क को सताए जा रही है, आवाम को सताए जा रही है, वो ये कि गुज़िश्ता 4 साल के अंदर वो तमाम मीडिया हाउसेस, उनके माइक्स, रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन्स जो माइक ले जा कर लोगों से, आवाम से टिंडे और टमाटर के रेट पूछते नहीं थकते थे, अब उन पर चुप साकत हो गई है, खामोशी से बैठे हुए हैं और कहीं कोई जवाब लेने को तैयार नहीं है। आज भी महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालात ये हैं कि लोग अपनी आमदन से ज़ायद जो अखराजात हैं उसके ऊपर शदीद परेशान हैं। यहाँ पर हालात ये भी हैं कि वफाक के नारवा सलूक के बाद सूबे परेशान है, मईशत का पहिया बैठता जा रहा है, रेमिटेंसेज नीचे से नीचे होती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई GB के वज़ीर आला, KP के वज़ीर आला, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब और वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और मईशत का रोना रोते रहे। ओवरऑल मामलात हैं क्या? हुकूमत अपना रोना रो रही है, सूबे अपना रोना रो रहे हैं, जबकि ये बात तय है कि आपका जो मुआशी इस्तेहकाम है वो कनेक्टेड है आपके पॉलिटिकल इस्तेहकाम से। तो सियासी अदम इस्तेहकाम आपके मुआशी अदम इस्तेहकाम को कितना बढ़ावा दे सकता है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साउथ पंजाब से सीनियर रहनुमा मोहसिन लगारी साहब। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे माहिर आइन और कानून जनाब फैसल चौधरी साहब। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। मैं सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मोहसिन लगारी साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बहुत गुस्से में थे, आप वफाक से शदीद नाला हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात हो जाए कि ग्रांट्स या पैसे ना देने का मामला है क्या, आपका ग्रीवेंस क्या है और लाहे अमल आपका क्या होगा, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? फारूकी साहब, जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमें कोई भीख नहीं मिलती, वो हमारा हिस्सा है। NFC अवार्ड के तहत हमें वो जो पैसे वफाक इकट्ठे करती है वो हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना है। और हमारे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं ये वो ड्यूज़ हैं जो कि वफाक ने हमें देने हैं। इसलिए हम नाराज़ या हम नाला या हम दुखी अपना दुखड़ा रो रहे थे कि वो चीज़ें जो हमें ड्यू हैं वो भी हमें नहीं मिल रही। तो हम सब ने मिल के ये फैसला किया था कि खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हम ये उठाएं इस इशू को। जहाँ तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है वो तो ग्रांट्स के ऊपर चलना होता है उनको वफाकी हुकूमत ने
ग्रांट्स देनी होती है जिनके ऊपर वो चलता है। और जबकि हम बाकी जो हम सूबे हमें उस अवार्ड के तहत ये पैसे मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा पैसे जो है उनके आते हैं उनके नेट हाइडल प्रॉफिट में से, वो भी उनको नहीं मिल रहे। इसी तरह हमारे भी नेट हाइडल प्रॉफिट के खैबर पख्तूनख्वा जितने नहीं, लेकिन हमारे भी अमाउंट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे देने हैं, वो हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर हम अपना मीडिया के थ्रू अपना नुक्ता नज़र ही सामने ला सकते हैं। इसीलिए तय हुआ था कि हम लोग मिल के ये बात करें ताकि शायद हमारी कलेक्टिव आवाज़ की कोई इफेक्टिवनेस हो। बाकी खतो खिताबत तो चलते ही रहते हैं। लगारी साहब, ज़ाहिर है एक कलेक्टिव प्रेशर था, बड़ी ज़बरदस्त प्रेशर थी आप लोगों की, लेकिन जहाँ तक जीबी की बात है वो लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, केपीके वाले भी शदीद नाराज़ हैं। आप लोग कोई स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर अगर आपको पैसे नहीं आपके अवार्ड के तहत मिलते तो? हम ये कोई ऐसे कोई फाइनल हमारा कोई लाहेअमल हमारा भी तय नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी कैबिनेट में ये बात डिस्कस करके एक जमहूरी तरीके से जो हमारा कैबिनेट का डिसीजन होगा उसके मुताबिक ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे इस किस्म के किसी एक्सट्रीम स्टेप की कोई डिसीजन ली नहीं गई। राइट। अच्छा लगाई साहब, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि जब प्रेशर कलेक्टिव हो सकता है तो फिर ये भी सोचा जा सकता है कि आप सारे लोग जो एहतजाज करेंगे वो भी कलेक्ट, तो मुझे आपसे पूछना यही है कि आप कलेक्टिव एहतजाज करने का सोच रहे हैं, एक साथ सिट इन का प्रोग्राम होगा और उसकी भी कोई मखसूस डेट होगी या पंजाब अलग से करेगा, केपी अलग से करेगा, आज़ाद कश्मीर और जीबी अलग से करेगा? कुछ भी इसमें फैसला हो सकता है। हम लोग सब जाके एक नेशनल असेंबली के बाहर धरना दे दें, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के सामने जाके हम वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पे कोई धरना दें, वहाँ पे कोई जुलूस निकालें। लेकिन अभी इस चीज़ पे कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई और अभी जो भी लाहेअमल बनेगा कंसल्टेशन के साथ ही बनेगा। देखिए बात यह है कि फेडरेशन के अंदर, वफाक के अंदर खूबी उसकी ये होती है कि सब लोग मिल के साथ चलते हैं और कोई हुकूमत तुम्हारे पार्टी के साथ मुवाफिक हो या ना हो, उसके साथ इस किस्म की अरेंजमेंट्स को कोई असरअंदाज नहीं होना चाहिए कि फलां जगह पे हमारी मुखालिफ पार्टी है, हम उसके साथ ये मुआहिदा नहीं करेंगे या अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करेंगे। तो फेडरेशन जो है उसके अंदर ये बड़ा बर्दाश्त, बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें साथ लेके चलना। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त थोड़ा सा कोई ज़रा पंजाब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़रा डिस्क्रिमिनेटरी एक रवैया लिया जा रहा है। और फ्लड्स में हमारे जो नुकसान हुए हैं, कोई भी वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें माली इमदाद नहीं मिली और जो भी माली इमदाद हमने अपने फ्लड विक्टिम्स को दिया है वो हुकूमत पंजाब के वसाइल के साथ और जो इमरान खान साहब के टेलीथॉन के साथ जो आप लोगों को एक धेले की भी इमदाद नहीं मिली है वफाक से, फ्लड 1 रुपए की भी इमदाद नहीं मिली है? जी नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला। और ये मैंने बिल्कुल कंफर्म करके मुझे फाइनेंस हमारे पास तो नहीं आया, मैंने कहा शायद पीडीएमए वालों को कोई चीज़ दे दी उन्होंने, पीडीएमए से भी पता कंफर्म किया मैंने, उनको भी कोई चीज़ नहीं मिली। तो हम जो है इस वक्त फ्लड के रिलीफ में भी हम लोग बिल्कुल ही अकेले हैं और हमने जो कुछ अपने वसाइल से कर सकते हैं किया है। अभी हमारा एक्नेक की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो हमने फॉरेन फंडिंग या फॉरेन हमने लोन्स के लिए बातें की हैं, लोगों से इमदाद मांगी है, उसमें भी हमारे सिंध वाले भाइयों के लिए काफी कुछ मांगा गया है, बलूचिस्तान वाले आफत ज़दा लोगों के लिए मांगा गया है, लेकिन पंजाब का उसमें भी जिक्र तक नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ भी डेरा गाजी खान और राजनपुर जिले खास तौर पे और मियाँ वाली का भी एक हिस्सा जो है इन हिल टॉरेंट्स के साथ वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारी तो जो डेरा गाजी खान कनाल है जिसमें से मैं ज़ाती तौर पे भी जिसका जिम्मेदार हूँ और जिससे पानी पीता हूँ, उसमें भी तकरीबन 400 जगहों पे मुख्तलिफ कट्स एंड ब्रीचेस हैं उस निज़ाम के अंदर, उसकी भी मुरम्मत करनी है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उड़ गया है, स्कूल, अस्पताल, इसी तरह ये जो आप अगर डेरा गाजी खान ऊपर से तौसा से शुरू करके नीचे शाह वाली रुझान राजनपुर तक जाएं तो हमारा जो रोदकोही का इलाका है उसके अंदर बहुत सारी तबाही हुई है। लेकिन फिलहाल हमें वफाक से उसके सिलसिले में कोई मदद नहीं मिली और हमारे अपने वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम उनको एड्रेस कर सकें। हमने इमीडिएट रिलीफ तो दी, जिनके घर गिर गए उनको हमें घर बनाने के लिए उनकी इमदाद कर रहे हैं, फसलों के लिए इमदाद कर रहे हैं, जिनके लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ उनको इमदाद दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो तमाम सड़कें हम दोबारा, उसके लिए हमें इमदाद की ज़रूरत होगी। लगाई साहब, आपकी डायरेक्ट बात हुई है वफाक से? ये तो चले प्रेशर तो हो गई ना, आपने डायरेक्ट रवाबित के जरिए ये वाली डिमांड की और कितनी दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की कि आपके पैसे नहीं आपको मिल रहे हैं सूबे को, पंजाब को? हम लोग जो है खतो खिताबत तो चलता ही रहता है जी,
वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हो, PDMA की तरफ से हो, जो मुतल्लिका महकमे होते हैं वो खत को लिखते रह जाते हैं। एग्जैक्टली कितनी दफ़ा लिखा गया है इसके सिलसिले में शायद मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है। राइट। आप ज़रा पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं। पंजाब ज़ाहिर है कि बड़ा भाई है और पंजाब के मामला जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के अंदर आप काबीना का हिस्सा हैं। आर दे रियली सिंसियर विद प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के वो जब चाहेंगे असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और असम्बली पंजाब की डिज़ोल्व हो जाएगी? देखिए, उन्होंने कमिटमेंट तो यही की है और मैं उनकी बात को मुझे यकीन ना करने का तो कोई ऐसा मुझे वजह नहीं है। परवेज़ इलाही साहब का एक अंदाज है सियासत करने का, वो ज़रा धीमे तरीके से और वो तरीका निकालते हैं बात को लंबा करने का, और उनका ख्याल ये है कि इन असेंबलियों को रहना चाहिए और इस हुकूमत को रहना चाहिए और तरक्याती कामों के ऊपर जोर देना चाहिए। ये उनका नुक्ता नज़र है। जबकि मेरे ख्याल में हमारी पार्टी का ये नुक्ता नज़र है कि इन असेंबलियों की जल्द अज जल्द तहलील होनी चाहिए ताकि नए इलेक्शन हो और एक नए मैंडेट के साथ एक मजबूत हुकूमत आए जो कि वो फैसले करे जो कि करने की जरूरत है। राइट। जब आपकी बड़ी मेजॉरिटी होती है या कोalition होती है तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। अच्छा, अब परवेज़ इलाही साहब अगर ये समझते हैं, लगारी साहब क्योंकि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, परवेज़ इलाही साहब अगर ये समझते हैं कि असेंबलीज को कुछ और वक्त के लिए कंटिन्यू करना चाहिए तो उसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है? रीज़न तो होगी ना कोई जो वो चाह रहे हैं ऐसा। परवेज़ इलाही साहब मेरे ख्याल में क्योंकि एक पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं, वो तरक्याती कामों को, ईंट और गारे की चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत शायद दे रहे हैं कि हम कहीं पे सड़कें बना लेंगे, कहीं पे हम कोई नालियाँ बना लेंगे, कहीं पे हम कोई इस किस्म की चीज़ें कर लेंगे जो हम लोगों को दिखाएंगे और कहेंगे हमने आपके लिए तरक्याती काम किया। हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से लोगों का जहन हमने ये बना दिया है कि हम तरक्की समझते हैं जहाँ पे ईंट और गारा लगाओ। ब्रिक एंड मॉर्टर इज व्हाट वी थिंक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का, हम निज़ाम को बेहतर करने का, हम सिस्टम्स को बनाने को शायद तरक्की नहीं कर समझते। मेरे ख्याल में, मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, यही असल तरक्कियां होती हैं। हमें फौरन इमीडिएट छोटी नज़र से चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने की ज़रूरत होती है कि जब हम निज़ाम बनाते हैं तो शायद फौरी तो हमें उसका नतीजा नहीं नज़र आता, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो हमें उसका फायदा नजर आता है। नहीं, अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है एलाए हैं इमरान खान साहब के, तो बतौर एलाए उन्हें ईंट और गारे की पॉलिटिक्स के ऊपर तो एतमाद है, लेकिन इमरान खान फैक्टर के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एतमाद नहीं है, जिनकी वजह से इतना वोट पड़ रहा है आप लोगों को। तो वो ईंट और गारे की पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इमरान खान फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? सर, यही चीज़ जो है, ये तो अब परवेज़ इलाही साहब के लिए तो ना मैं उनको कोई मतलब मशवरा दे सकता हूँ, ना उनके फैसले में मैं असरअंदाज हो सकता हूँ। यही बातें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप और PMLQ की टॉप लीडरशिप को आपस में बैठ के तय करनी है। एक ने दूसरे को अपनी बात से, अपने नुक्ता नज़र पे कायल करना है। दिस इज व्हाट कोलिशन इज ऑल अबाउट। आप सोलो फ्लाइट्स नहीं कर सकते होते, आपको सब साथ लेके चलना होता है। और हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में जहाँ पे भी कोलिशंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक और एक दूसरे की बात को अकोमोडेट करके की जाती है। लगाई साहब, आप मुतादिद मुलाकातों में मौजूद रहे हैं, मशावरती इजलास खास तौर पर जो खान साहब करते रहे हैं ज़मान पार्क में, आज भी हुआ। क्या इत्तलात हैं, कब तक आप लोग दो असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर अमल पैरा होंगे? ये ऑन कार्ड्स है या अभी भी एक रिफ्ट है मशावरत में कि नहीं अभी नहीं है, इसको लिंगर ऑन करना चाहिए? मैंने खुद तो कहीं मीडिया या उस पर नहीं देख सका, मैं तो दफ्तर में काम में बिजी था, मीटिंग्स में था, उसके लिए मैंने आपसे माजरत दी कि मुझे थोड़ी देर होगी, बहुत सारे जो दूसरे दफ्तरी मामला थे उनको देख रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक खान साहब ने कहा है कि वो लिबर्टी के अंदर एक पावर शो करेंगे और लिबर्टी के अंदर वो ऐलान करेंगे असेंबली के तहलील करने का, और वो इसी महीने हो। पहले पंजाब असेंबली और KP या दोनों एक साथ? वैसे दिस इज बियॉन्ड योर पे स्केल, बट अगेन मुझे जाना लेकिन फिर भी ज़ाहिर है आप मुशावरती इजलास में होते हैं तो पूछना तो पड़ता है ना।
अब इम्पैक्ट हमने देखना ना कि इम्पैक्ट किस चीज का होगा। इम्पैक्ट तो ज्यादा उसी का होगा जब दोनों असेंबलियां तहलील होंगी, और ये भी किया जा सकता है कि एक असेंबली तहलील करके फिर कुछ दिनों बाद दूसरी असेंबली को तहलील किया जाए। लेकिन फिर मैं, जैसे आपने खुद ही कहा, इट्स बियॉन्ड माई पे स्केल। अगेन, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं मानते असेंबलियां, खासतौर पर पंजाब असेंबली तहलील करने के ऊपर, तो इस्तीफे देंगे आप लोग? The minute he खान साहब decides, मेरी तरफ से तो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सिर्फ आपकी तरफ से या पीटीआई के बाकी मेंबरान की तरफ से भी, पंजाब असेंबली के? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त जो है इस चीज के खिलाफ जाएगा। देखें, इस वक्त आप अगर एक अवाम के अंदर, एक लोगों के अंदर जो एक ट्रेंड देखें, जो कि पिछले हमें बाय इलेक्शंस दिखा रहे हैं, तो इस वक्त मैसेज जो हैं वो इमरान खान के नुक्ता नजर के साथ अग्री करती हैं। चाहे उन्होंने कोई जलसे किए हैं, चाहे उन्होंने इलेक्शन बाय इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओवरवेलमिंगली लोगों ने वोट किया। तो इस वक्त जो लोगों का जो रुझान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, और वो लोग जो ये समझेंगे कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके खिलाफ जाना चाहते होंगे, वो शायद ये करें। देखें ना आप, ये जो पहले जो लोग हमारे 20 के करीब जो लोग थे जिन्होंने ये किया था, पार्टी स्विच की थी और उन्होंने पार्टी अगेंस्ट गए थे, तो उनका नतीजा हमारे सामने आ गया। यानी आपके नज़र में अभी ये गलती कोई नहीं दोहराएगा। चलें, आप बतौर वज़ीर ख़जाना पंजाब, हालात पंजाब की मईशत के क्या हैं? आप ज़्यादा उसकी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के तो हालात बुरे हैं, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब। वहाँ पर क्या हालत है एज पर फैक्ट्स एंड फिगर्स? हम लोग अभी हमारी जो मीटिंग थी, हम अभी उसी में बैठ के आ रहे हैं। हमारी जो अपने रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन टारगेट्स हैं, वो तो अभी तक ऑनलाइन ही हैं। हमें जो मुश्किल होती है वो ये होती है जहां हमें पैसे कहीं से आने होते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक चीज़ हुई है, मुझे इरिगेशन और पानी मेरे एक बहुत शौक की चीज़ है, और बहुत मेहनत करके हमने ग्रेटर थल कनाल के लिए एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $200 मिलियन का लोन नेगोशिएट किया था, और क्योंकि वफाकी हुकूमत ने वो लोन साइन नहीं किया, उसकी डेट एक्सपायर हो गई और अब हम वो उससे महरूम रह जाएंगे। लेकिन वो जो $200 मिलियन थे वो आके पंजाब की इकोनॉमी के अंदर इन डालते, हमारी एक नहर डेवलप होती जिससे 1,70,000 एकड़ नया आबाद होता। जब वो आबाद होता तो उससे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, और एक एस्टिमेट है कि 1 मिलियन एकड़ फुट जो है तकरीबन $1 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट करता है। तो ये तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की हमारी एनुअल हमारी आउटपुट जीडीपी के अंदर जो आती ऐड होती, वो वफाकी हुकूमत ने एक एग्रीमेंट जो था वो नहीं साइन किया, और हम लोगों को अब उसका आने वाली नस्लें उसका खमियाजा भुगतेंगी। और इंशाल्लाह हम जब 3 महीने में आ रहे हैं दोबारा पावर में, हम उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करेंगे, और हम ये जो थल के इलाके के लोग हैं, जिन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट था, फिर मैं अर्ज करता हूँ सिर्फ थल के लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए था। जो एक दाना गंदम का पैदा होगा, जो एक कपास का फूल आएगा, जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वो हमारे मुल्क के जीडीपी को ऐड करेगी। और $1 बिलियन अ ईयर की जब हमारे अंदर वो एडिशन होती, तो ये जो हम हर जगह कशकोल उठाए फिर रहे होते हैं, इतनी टफ हम कंडीशनैलिटीज मांग रहे होते हैं। अभी $1 बिलियन की किस्त है ना, जिसके लिए हम IMF की जो है मिन्नतें कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं हम उनके करने पे तैयार हो गए कि हमें वो $1 बिलियन मिल जाएं, हम अपने इज्जत नफ्स के साथ अपनी ये चीजें जनरेट कर सकते। राइट, लगाई साहब, आपने एक जुमला कहा और यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट, 3 महीने के अंदर दोबारा जब हम पार में आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है सर? आपको कोई शक है? मुझे तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। नहीं, मुझे शक नहीं है, मैं आपसे स्टैंप लगवाना चाह रहा हूं आपके जुमलों से। मैं वही अर्ज करूं, मुझे तो कोई शक नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक 90 दिनों का एक वो जो है इलेक्शंस के दरमियान का टाइम, वो 90 दिनों का टाइम पूरा होते ही इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ, तो कहीं परवेज इलाही साहब ने ये कंडीशन तो नहीं रखी कि दोबारा हुकूमत पंजाब में आती है तो मुझे ही CM बनाएंगे तो असेंबली तहलील होगी, वरना नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई, नॉट दैट आई नो ऑफ। फिर यू आर टॉकिंग अबाउट माय पे स्केल। वेरी राइट सर। वज़ीर ख़जाना पंजाब जनाब मोहसिन लगारी साहब, साउथ पंजाब से आपका इंतहाई मोहतरम, आपने एक्सक्लूसिवली बड़े शॉर्ट टाइम पे हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के एक एक्सपर्ट, एक माहिर आइन और कानून
और इसके अलावा डिस्कशन करने के लिए और लोग हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब फैसल चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब और मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। फैसल चौधरी साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, खान साहब ने कहा कि घड़ी मेरी ज़ाती मिल्कियत है, मैं रखूँ बेचूँ, इसमें प्रॉब्लम किसी को क्या है? तो कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर लफ्ज़ रिटेन के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं कि कोई भी शख्स मखसूस रकम की अदायगी के बाद उस गिफ्ट को रिटेन कर सकता है। इसके ऊपर ज़रा कानूनी आप ज़रा पहलू बताइएगा, क्या है रिटेन के बाद, क्या वो उसको सेल कर सकता है, नहीं कर सकता? 100% सेल कर सकता है। वो तो जब आप उनकी जो असेसमेंट हुई होती है, असेसमेंट कमेटी जो है वो तोशाखाना रूल्स के मुताबिक असेसमेंट करती है और एक्यूज़ पैसे जो है वो जमा कराए जाते हैं। किसी भी जो कीमत उस रूल्स के मुताबिक होती है, आजकल 50% है, पहले 20% थी, तो उनका जो है फिर वो एसेट्स को जो है वो ज़ाती मलकियत में हो रहे तो उनको सेल भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, गिफ्ट भी किया जा सकता है। जिस तरह से उस पर ममानियत भी थी, आसूदादारी गाड़ियों और जो गाड़ियाँ मिलती हैं उनको और जो एंटीक्स होती हैं, लेकिन यूसुफ ज़गरानी या आसूदादारी और नवाज शरीफ में ये रेफरेंस भी है कि उन्होंने गाड़ियाँ जो हैं वो औने पौने दामों ली और वो बहुत महंगी गाड़ियाँ थी, मर्सिडीज थी, BMW थी और लेक्सस जीप थी और बुलेट प्रूफ थी, लीबिया ने दी, UAE ने दी और सऊदीया ने दी, तो ये सब औने पौने ली। तो ये तो मेरे ख्याल में तो जो हटाने के लिए एक स्टंट है और कोई इसमें कोई। फैसल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका वावेला जो है वो बिला जवाज है, इसके अंदर है कुछ नहीं घड़ी वाले इशू में? उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस हद तक होती है किसी भी जो मेंबर पार्लियामेंट होता है या आम शहरी भी हो, कि वो जो असासे हैं वो उनको जो है वेल्थ स्टेटमेंट में शो करे या उनकी आमदन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में शो करे और या और फॉर्म 30 में जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास उनको शो करे। लेकिन जो है उसको बेचने से मना तो नहीं है, या उनको रिटेन करने का मतलब होता है आप रख सकते हैं, रखने का मतलब ये होता है कि वो आपकी मलकियत में आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल इस तोशाखाना रेफरेंस के अंदर इस चीज के अंदर कुछ है नहीं, आपकी नजर में इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है? हाँ, बस उसको बेसिकली तो मेरे ख्याल में क्योंकि कुछ और नहीं मिला है तो यही एक ये कर लिया और पता नहीं कोई जहाज इस्तेमाल कर लिया, इस तरह किस्म के रेफरेंसेस जो बनाए गए हैं। तो तोशाखाना में से कानूनी तौर पे तो निकल नहीं सकता, लेकिन कोई निकल आए तो पाकिस्तान में मुझे हैरत नहीं होगी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। फैसल चौधरी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, वफाक से सूबे नाला हैं जो एसोसिएटेड एंटिटीज़ हैं, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये भी नाला हैं कि उनके पैसे रिलीज़ नहीं किए जा रहे। मुआशी हालात वाकई इस नहज तक पहुँच चुके हैं या आपको ये अपोजिशन की वहाँ पर जो वफाक में अपोजिशन है उनकी वहाँ पर हुकूमत होने की वजह से कोई पॉलिटिकल मूव नज़र आता है? जी, अगर आप इजाज़त दें, जब आप रिटेन का लफ्ज़ जो कानून और जो आइन में इस्तेमाल किया गया है या तोशाखाना के कवानीन में इस्तेमाल किया गया है, मैंने अभी चेक किया है उसको, उसकी डिक्शनरी डेफिनेशन जो है तो वो ये कहते हैं कि टू कीप इन पोजेशन और यूज, यानी कि मैं कानून से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने जो डेफिनेशन देखी है उसमें रिटेन का मतलब ये है कि या आप उसको पोजेस कर सकते हैं या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिटेंशन में ये चीज नहीं है कि आप उसको बेच सकते हैं। डिक्शनरी की हद तक ये है, कानून मुझसे चौधरी साहब कहीं बेहतर जानते हैं। अच्छा, जो माशी हालात हैं वो जो असल क्राइसिस है वो डॉलर का क्राइसिस है इस वक्त, यानी कि डॉलर का फुकदान है जी।
तो नेशनल फाइनेंस अवार्ड कहलाता है, जिसके तहत विफाक जो है जो अपने रेवेन्यूज इकट्ठे करके सूबों में और यूनिट्स में बांटती है, उसमें मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी किस्म की कमी है। उसमें IMF वाले ये एतराज जरूर उठा रहे हैं कि आपने जो हमें प्राइमरी सरप्लस दिखाना था बजट के अंदर, उसमें शायद विफाक जो है वो कोई तरमीम चाह रही है, और विफाक उसका जो जस्टिफिकेशन है वो शायद सैलाब पेश कर रही है कि सैलाब के नतीजे में जो है वो उसमें हम कोई तरमीम चाहते हैं। जहाँ तक मैंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं KP के, उनका जो बयान मैंने खुद से पढ़ा है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो इजाफी फंड्स विफाक ने वादा किए थे सैलाब की मद में, कोई 10 अरब उन्होंने जिक्र किया, वो सूबों तक नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल में कि जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड के तहत जो शेयर किए जाते हैं रेवेन्यूज विफाक में जो सूबों के साथ करने हैं, उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि विफाक के पास कोई तरीकाकार है उन फंड्स को रोकने की। वेरी राइट। मैं कंवर दिलशाद साहब की इजाज़त से दोबारा से फैसल चौधरी साहब के पास इस एक लफ्ज़ की डेफिनेशन जो फ़रूख सलीम साहब ने पेश की है, आप इससे इत्तफाक करते हैं चौधरी साहब, या कानून और आइन इससे ज़रा मुख्तलिफ इसको इंटरप्रेट करता है? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं इस्तेमाल होते हैं मोस्टली। जो है रिटेंशन का मतलब ये होता है कि वो आपकी पोजीशन में है, आपकी अपनी मलकियत है, आप उसको अपना बेच सकते हैं, रख सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक हो गया, करेक्ट हो गया जी। कंवर दिलशाद साहब, सर दो असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में, ज़ाहिर है कि जब असम्बली तहलील हो जाएगी फिर ज़ाहिर है दोबारा से इलेक्शन होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कितना बड़ा है और इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा टाइम पे इन दो असम्बलीज़ के हवाले से इंतखाबात कराने के लिए? नहीं, मैं सबसे पहले जो आपने तोशा खान के हवाले से बात की उस पर मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। वो दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने तोशा खान की घड़ियाँ जो भी हैं तोहफे तोहफे रॉयल फैमिली की तरफ से वो उन्होंने फरोख्त कर दिए अपनी कीमत अदा करने के बाद, उसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं है वो। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ जो गोशवारी जमा होते हैं वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बना हुआ है, 137 सेक्शन जो है, उसमें उन्होंने गोशवारों का जिक्र अपने तमाम असासे जो उन्हें फरोख्त किए, घड़ी हो जो भी हो, तो वो उन्होंने तो जिक्र नहीं किया। अगर उसका वो जिक्र करते हैं जी 10 करोड़ 20 करोड़ 32 करोड़ 50 करोड़, तो उसका कोई हर्ज नहीं था, सारा तोशा खान घर ले जाए, बनी गाला ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात तो ये थी कि उसका जिक्र करना चाहिए था कि जो हमारे गोशवारे थे, एक बात जिस पर केस इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। नंबर 2, तो मैं आपको की वसातत से बॉल टीवी मेरे दोस्तों का है, शराब शेख मेरे दोस्त हैं, लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कौम के सामने, लीडर की शान क्या होती है। लियाकत अली खान को बेपनाह जब 1 महीने का दौरा किया था अमेरिका का, बेपनाह उनको तौहीद दिए गए, सारे अभी तक महफूज हैं। सदर अयूब खान के ने एक चीज हाथ से नहीं उठाई। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लियाकत अली खान और सदर अयूब ने तोशा खान से कोई चीज नहीं ली। नंबर 3, मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल 54 में सऊदी अरब का दौरा किया। किंग अब्दुल अजीज ने उनकी शान में मस्जिद नबवी के साथ का महल उनको दिया तोहफे में, तो उन्होंने उसी वक्त स्टेट के हवाले कर दिया, पाकिस्तान को वक्फ कर दिया। तो किंग अब्दुल अजीज ने कहा कि ना ये तो मैंने आपको जाती हैसियत से दिया है, तो तारीखी जुमला अदा किया गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत ये है कि मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल हूँ, तो आपने मुझे तोहफा दिया, मैंने स्टेट को दे दिया। इसी तरह बेगम लियाकत अली खान हाईलैंड में सफीर थी, तो हाईलैंड की मलका ने बेगम लियाकत अली खान को अपना महल दे दिया, तो उन्होंने उसी वक्त स्टेट के हवाले कर दिया, और आज तक पाकिस्तान की एम्बेसी उसी में है। इसी तरह बेगम लियाकत अली खान ने दिल्ली में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है वो वक्फ कर दिया, लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को वक्फ कर दिया, तो आज तक 5 एकड़ में है, मैं खुद देख के आया हूँ, वो अभी तक। इसी तरह ये कि हमारे सियासतदानों को किसी चीज की कमी नहीं है। अब इमरान खान को किसी चीज की कमी नहीं है, ना वो लालच में आते हैं, ना उनको पैसों की जरूरत है, तो बिला वजह उन्होंने एक इखलाकी तौर पर वो बंद गली में खड़े हो गए बिला वजह। उनके लिए 2, 4, 20, 30, 30 करोड़ की क्या हासियत थी? बेचना, फरोख्त करना, जुल्फिकार के जरिए दुबई जा रहे हैं, सुपर मार्केट में जा रहे हैं, गोल मार्केट के सामने खड़े होते हैं,
हम हाथ में लीजिए गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, तो बात है कोई बात। अपनी इखलाकी तौर पर इमरान खान साहब को चाहिए, आपके बहुत करीब हैं उनके, खुद सर आप एक कौम से कहें हाँ मेरी गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, बस खत्म करें बात को। वरना तो कोई कानूनी तौर पर उनको हक पहुंचता है, तो जहाँ चाहे बेचे, कुछ भी करें। एक बात नंबर 3 पे आप आ जाते हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की तहरीक के बारे में। जी। ये जनाब वज़ीर आला का एक जवाबदेही हक हासिल है कि वो सूबाई असम्बली को आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर पंजाब को एडवाइस कर दे, और गवर्नर पंजाब जो है 48 घंटों में वो असम्बली तहरीर करने को मिजाज है। अगर 48 घंटे तक उन्होंने असम्बली दबाई रखी तो ऑटोमेटिक सूबाई असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, राइट बनता है। बाकी रह गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, तो वो तैयार है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 90 दिन में इंतखाब करवा देगा, लेकिन एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी सूबाई पंजाब की भी। अगर खैर पुख्तूनख्वा में असम्बली तहलील होती है वहाँ भी, तो पंजाब का जो केयर टेकर सिस्टम बनेगा, वज़ीर आला बनेगा, वो इलेक्शन करवाएगा। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो हम आइन के आर्टिकल 224 के तहत पाबंद है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए, और 90 दिन में इंतखाब करवा देंगे, बाकायदा वही कंपेन चलेगी, सारा कुछ होगा। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक दुनिया में के जमहूरी मुल्कों में हर छठे महीने में जो है असेंबली कता कलामी की माजरत कमर दिलशाद साहब ये फरमाइएगा कि अगर दोनों असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और उसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात के तमाम मराहिल भी तय होना शुरू हो जाते हैं, क्या इन 2 असम्बलियों के तहलील होने से और 1-2 असम्बलियों के अंदर इस्तीफे जाने से वफाक के ऊपर कोई असर पड़ेगा कि वो भी सोचे कि वो असम्बली तहलील करे? नहीं, वो जरूरी नहीं है। नहीं, ये तो अब शहबाज शरीफ जो है उनकी अपनी जवाबदेही पर है, अपनी उनकी जो गवर्नमेंट बनी है, मतलब आपको जो है मुतहदा पार्टी है उनकी, वो उनकी मर्जी है कि कौमी असम्बली तहलील करें, सिंध असम्बली या बलूचिस्तान ना करें, उनकी मर्जी है, उनका अपनी जवाबदेही के इख्तियारात हैं। अब लेकिन जहाँ तक सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वो डिसॉल्व होती है पंजाब की, लेकिन मैं आपके सामने आप बहुत करीब रहे, आपने सवाल इमरान खान से वो सवाल करना भूल गया, मैं देखा था प्रोग्राम आपका। अच्छा। पहले बार आप ये सवाल करते हैं कि जनाब जिस दिन आप सवालनामा उनसे कर रहे थे इमरान खान साहब से, ये पूछते जनाब अपने जो है परवेज इलाही ने पंजाब का 726 अरब का डेवलपमेंट फंड तकसीम कर दिया। 726 अरब का, 726 रुपए, जो भी पंजाब, इसका गुजरात, सियालकोट, मंडी बाउद्दीन, यहाँ वो सारा तकसीम हो रहा है डेवलपमेंट के लिए। जब डेवलपमेंट के लिए आपने 726 अरब रुपया तकसीम करने का ऐलान कर दिया, तो असेंबली तहरीर करके आपको क्या फायदा पहुंचेगा? वेरी राइट। और उसके इश्तिहारात भी हम देख रहे हैं। यू आर राइट सर। एक मसला ये था, उसकी मैं रीजन बता देता हूँ तकरीबन। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं ताकि आपका प्रोग्राम अवामी प्रोग्राम है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और पीटीआई के लाखों करोड़ों लोग प्रोग्राम आपको देख रहे होंगे, तो मैंने इमीडिएटली मैंने उमर चीमा साहब को पैगाम भेजा कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि 726 अरब रुपया परवेज इलाही साहब दे रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो अब 20 दिसंबर को असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसका क्या पीछे क्या पसे पर्दा क्या मामला है? तो आप पूछे उनसे, जो उन्होंने क्या जवाब दिया, और मैं चूंकि हमारा आपका सीक्रेट मामला है, मैं जवाब आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सकता। सर मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। असल में जितना कंटेंट टाइम होता है उससे ज़्यादा सवालात होते हैं, और अभी भी जितने मैंने सवालात किए उसमें मेरा राइट था, बड़े डिसेंसी के साथ किए, इसके बावजूद कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ है कि सख्त सवालात। खैर एनीहाउ, मैं ज़रा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मईशत की जो हालत है, इसहाक डार फैक्टर कुछ काम ना कर पाया, पीछे बचा है कुछ सर? डिफ़ॉल्ट तक पहुंचने की बात की जा रही है और खान साहब बार बार कर रहे हैं। आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई है सर? देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट और मईशत की हालत के दरमियान में एक तफरीक करना बहुत ज़रूरी है सर। डिफ़ॉल्ट उस वक्त होता है जब कोई मुल्क जिसने बॉन्ड इशू कर रखे हैं और वो अब तारीख पे, जिस तारीख को वो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, उसकी पेमेंट ना कर पाए, ये टेक्निकल सा इशू है। अब आप सोचिए कि जो 5 दिसंबर को पाकिस्तान का बॉन्ड मैच्योर हो रहा था $1 बिलियन का, उसकी मुकम्मल पेमेंट स्टेट बैंक ने कर दी है। इसका मतलब कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। अगले साल जो कैलेंडर ईयर है 2023, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। जो अगला मैच्योर होगा वो 15 अप्रैल सन 2024 में हो रहा है। वो
उस वक्त पता चलेगा कि क्या स्टेट बैंक के पास ज़खायर हैं उस बॉन्ड को पे करने के या नहीं। तो अगले 16 महीनों में किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने नहीं चला। ये सियासी बयानिया जरूर हो सकता है, माशी हकीकत यह है कि कोई डिफॉल्ट होने नहीं चला। अब मईशत का हाल जो है वो बहुत बुरा है, खास तौर पे करेंसी क्राइसिस के हवाले से, जैसे मैंने पहले कहा। तो डिफॉल्ट नहीं होने चला, लेकिन डॉलर्स का जो फुकदान है वो इतना संगीन है, इतना शदीद है कि इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और स्टेट बैंक के पास बताया जाता है कि 7 अरब डॉलर के लगभग। डिफॉल्ट की कैफियत नहीं है, लेकिन जो करेंसी क्राइसिस है वो मसाइल को बढ़ा सकता है। फिर रिटेंशन और ये लीवरेज के वो किसी का मालिक है नहीं है चीज़ ख़रीदने वाला, उसकी भी डेफिनेशन क्लियर हो गई। और फिर कंवर दिलशाद साहब ने ये भी डिटेल में बात कर ली कि पंजाब के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना ज़्यादा बजटिंग के बाद पॉसिबल होगा कि उसकी असम्बली तहलील करें चौधरी परवेज़ इलाही साहब। ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब आपके सामने आए हैं। आज की नेशनल डिबेट से नाज़रीन इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।